गुड मॉर्निंग प्यारे भैया बहनों। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए। तो आज फिजिक्स में सीरीज नंबर 3 शुरुआत करते हैं। तो सीरीज आप लोग पढ़ चुके हैं, सीरीज नंबर 3 में आज चौथे लेसन हो चुका है। तो आज 5वें लेसन से शुरुआत करते हैं। तो 5वां लेसन है आपका वैद्युत चालन। तो इस लेसन में पढ़ते हैं अपन वैद्युत चालन लेसन है। तो इसमें पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं वैद्युत धारा। वैद्युत धारा क्या होती है? तो वैद्युत धारा 10th में पढ़ के आए हैं अपन कि आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं विद्युत धारा। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर होता है Q अपॉन टी। Q क्या है? Q होता है आवेश, तो इसका मात्रक होगा कूलम। टी क्या है? समय, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? सेकेंड। या शॉर्ट में बोल सकते हैं इसको, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो परिभाषा हो गई कि आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं विद्युत धारा और मात्रक क्या होता है? एम्पियर। आई से डिनोट करते हैं। आई बराबर होता है Q अपॉन टी। अब जो एम्पियर है इसकी परिभाषा बना लेंगे। तीनों के मान एक एक मान के चलते हैं। आई बराबर हमने मान लिया 1 एम्पियर, टी बराबर 1 सेकेंड, Q बराबर 1 कूलम। तो बनेगी परिभाषा 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश उत्पन्न करती है। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश उत्पन्न करती है। अब जो विद्युत धारा है, इतनी लाइन याद रखनी है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएगा आपसे। विद्युत राशि कैसी है? विद्युत धारा एक अदिश राशि है। इसके बाद जो विद्युत धारा की दिशा है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है। आप सीधा बोल सकते हैं ऋण से कहाँ की ओर होती है? धन की ओर होती है। विद्युत धारा की दिशा ऋणावेश से कहाँ की ओर होती है? धनावेश की ओर। ऋणावेश कैसे मालूम चला अपन को? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणावेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में होती है किसकी दिशा? विद्युत धारा की। तो आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं विद्युत धारा। इसके बाद आ जाता है इसी में अगली कंडीशन है मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं अपन कि किसी भी पदार्थ के नाभिक में अपन को पता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न कक्षा या कोषों में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन लगाते हैं भिन्न भिन्न कक्षा या कोषों में चक्कर। तो किसी भी पदार्थ के नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन अगर समीप की कक्षा में होंगे तो उन पे अट्रैक्शन कैसा होगा? अधिक। मतलब आकर्षण बल कैसा कार्य करता है? अधिक बल कार्य करता है। और जो दूर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ये हैं दूर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन, तो दूर की कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण बल कैसा होता चला जाता है? कम होता चला जाता है। और दूर की कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन अनियमित या टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करते रहते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, या दूसरा नाम होता है इनका चालन इलेक्ट्रॉन। और इनके द्वारा जो आकृति बनती है, जो मॉडल बनता है, उसे कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल या चालन इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो परिभाषा होती है किसी पदार्थ के नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन समीप की कक्षा में होते हैं उन पर आकर्षण बल अधिक होता है और जो दूर की कक्षा में होते हैं उन पर आकर्षण बल बहुत कम रहता है। और दूर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन अनियमित या टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन। अब जो दूर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन है टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करेंगे तो आपस में क्या करेंगे? टकराएंगे। तो इनके बीच टकराने के बीच की जो दूरी होती है उसे कहते हैं अपन, जैसे ये दूरी हुई तो उसे बोलेंगे अपन माध्य मुक्त पथ। जब दो मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं तो इनके बीच तय की गई माध्य दूरी को कहते हैं माध्य मुक्त पथ। और इनको टकराने में जो समय लगता है उसे कहते हैं अपन श्रांति काल। क्या बोलेंगे अपन? श्रांति काल। इसे टॉ से प्रदर्शित करते हैं। जब दो मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं तो इनके बीच तय की गई दूरी को कहते हैं माध्य मुक्त पथ, और टकराने में जो समय लगता है उसे कहते हैं श्रांति काल।
और जिस न्यूनतम वेग से टकराते हैं उसे बोलते हैं अनुगमन वेग। क्या बोलेंगे अपन? अनुगमन वेग। इसका दूसरा नाम होता है अपवाय वेग। जब दो मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस न्यूनतम वेग से टकराते हैं तो उसे वेग को कहते हैं अनुगमन वेग या अपवाय वेग। और टकराने में जो समय लगता है उसे कहते हैं श्रांति काल, और दो बीच की दूरी होती है उसे कहते हैं माध्य मुक्त पथ। और ये पूरी कंडीशन क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। इसके बाद जो अनुगमन वेग है इसकी परिभाषा और दूसरे तरीके से दे सकते हैं कि हमने एक बैटरी मान लेते हैं कि एक बैटरी है, तो अब एक तार ले लेते हैं, तार को बैटरी के दोनों सिरों से जोड़ देते हैं। तो जब किसी तार के सिरों को अगर बैटरी से जोड़ा जाए तो जो बैटरी का विभवांतर है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को रोक नहीं पाता, बल्कि तार की लंबाई की दिशा में एक नियत वेग दे देता है। इसी नियत वेग को कहते हैं अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बीड़े से प्रदर्शित करते हैं। जिस न्यूनतम वेग से जाएंगे उसी न्यूनतम वेग को कहेंगे अनुगमन वेग। तो इसके बाद इसमें एक कंडीशन और आ जाती है, अनियमित वेग क्या होता है? क्वेश्चन आता है अनुगमन वेग और अनियमित वेग में अंतर बताइए। तो अनुगमन वेग की तो परिभाषा पता चल गई कि जब किसी तार के सिरों को बैटरी से जोड़ा जाए तो जो बैटरी का विभवांतर है वो इलेक्ट्रॉनों को त्वरित नहीं कर पाता, बल्कि तार की लंबाई की दिशा में एक नियत वेग दे देता है। इसी नियत वेग को कहते हैं अनुगमन वेग। अब अनियमित वेग होता है कि एक बंद पात्र ले लेते हैं, जैसे बोतल है, जल भरा है, उसमें मूव कराएंगे तो छोटे छोटे कण दिखाई देंगे, स्पॉट दिखाई देंगे। अब वो स्पॉट जिस न्यूनतम वेग से गति कर रहे हैं उस वेग को बोलेंगे अनियमित वेग, और उनकी गति कहलाती है अनियमित गति। तो अनियमित वेग क्या हो गया कि जब किसी बंद पात्र में गैस के अणु जिस न्यूनतम वेग से इधर उधर गति करते हैं वो वेग कहलाता है अनियमित वेग, और उन अणुओं की गति कहलाती है अनियमित गति। इसके बाद अब आगे है जो अपनी विद्युत धारा है, और अपन ने क्या पढ़ लिया? अनुगमन वेग। इन दोनों में अपन एक रिलेशन निकालेंगे, एक संबंध निकालेंगे, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में क्या संबंध होता है। तो इसके लिए मान लेते हैं एक तार है, जी हमने एक तार माना, तो कुंडली भी बोल सकते हैं इसको। इस तार की 30 सेकंड में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है इस तार में, तो इसमें धारा क्या हो जाएगी? आई बराबर होता है क्यू अपन टी। इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। माना एक तार हमने जिसके टी सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है? क्यू। और आपको पता है कि आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं विद्युत धारा। टी सेकंड में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है तो क्या उत्पन्न होगी? इसमें धारा। अब तार की लंबाई मान ली एल, क्षेत्रफल ए, अनुगमन वेग वी डी, और मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एन है। लंबाई एल मान ली, क्षेत्रफल ए, अनुगमन वेग वी डी, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? स्मॉल एन। तो तार की, इसमें एक लाइन लिखेंगे, तार के 1 सेकंड में और प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होगी, कुल संख्या क्या मान लेते हैं? एन। किसके बराबर होगी? एन ए वी डी के बराबर होगी। मतलब आयतन हो गया जी, 1 सेकंड में आयतन ए और वी डी। ए क्या होता है? क्षेत्रफल, और वी डी क्या है? वेग। क्षेत्रफल में वेग का गुणा करेंगे तो बनेगा मीटर क्यूब प्रति सेकंड। तो मीटर क्यूब क्या है? आयतन, और सेकंड क्या है? समय। तो एकांक 1 सेकंड में और एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? एन ए वी डी के बराबर होगी। तो कुल आवेश क्या हो जाएगा? तो कुल आवेश आपको पता है Q बराबर क्या होता है? एन ई। क्यू को क्या लिखते हैं? आई टी। एन का मान रख दो एन ए वी डी इंटू ई। आई बराबर हो जाएगा एन ई ए वी डी अपॉन टी। अब 1 सेकंड में धारा चाहिए अपन को, 1 सेकंड में धारा क्या हो जाएगी? आई बराबर एन ई ए वी डी। यही फॉर्मूला होता है अनुगमन वेग और विद्युत धारा में। तो अपन ने क्या माना कि एक तार जिसके टी सेकंड में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है तो प्रवाहित धारा में निकाल ली। तार की लंबाई एल, क्षेत्रफल ए, अनुगमन वेग वी डी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? एन। तो 1 सेकंड में और प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? एन ए वी डी। कुल आवेश निकाल लिया, एन का मान और क्यू का मान रख दिया, और 1 सेकंड में क्या निकाल ली? धारा।
अब इसके बाद शुरुआत करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद शुरुआत करते हैं, बहुत सी परिभाषाएं इस चैप्टर में। अब आ जाती है धारा घनत्व। छोटी छोटी परिभाषा हैं, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। जे बराबर होता है I/A। परिभाषा हो जाएगी कि किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न धारा कहलाती है धारा घनत्व। जे से प्रदर्शित करते हैं, जे बराबर होता है I/A। मात्रक बना लेते हैं इसका, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका और जिस संबंध निकलाएगा आई का मान रख दो, जे बराबर हो जाएगा NEAVD/A। जे बराबर जे भी सूत्र होता है NEVD। तो एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा कहलाती है धारा घनत्व। इसके बाद आ जाता है वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? तो किसी चालक के जो वैद्युत विभव है और विद्युत धारा के अनुपात को कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। किसी चालक के वैद्युत विभव और विद्युत धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक बनता है वोल्ट प्रति एम्पियर, या शॉर्ट में बोलते हैं ओम। किसी चालक के वैद्युत विभव और विद्युत धारा के अनुपात को कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध, और वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं वैद्युत चालकता। उल्टा कर दो 1/R, मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं वैद्युत चालकता, और किसी चालक के वैद्युत विभव और विद्युत धारा के अनुपात को कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। अब इसके बाद एक वैज्ञानिक है प्रोफेसर जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने सन 1828 में, कब? 1828 ईस्वी में किसी चालक के जो वैद्युत विभव है और विद्युत धारा के संबंध में एक नियम दिया कि कोई भी चालक है तो उसका जो विभव है वो उस धारा के कैसा होता है? समानुपाती होता है। तो जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे एक नियतांक आ जाएगा R, जिसे अपन क्या बोलते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। एक नियतांक माना है यहाँ पे R, उस नियतांक को क्या कहते हैं अपन? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो किसी चालक के वैद्युत विभव और विद्युत धारा के संबंध में प्रोफेसर जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1828 ईस्वी में एक नियम दिया जिसे कहते हैं ओम का नियम, और बताया कि किसी चालक का जो विद्युत विभव है वो धारा के समानुपाती होता है। और यह नियम कब लागू होगा? जब चालक की ताप, दाब और लंबाइयाँ कैसी हों? समान। और जिन परपथों में लागू होता है उन्हें कहते हैं अपन ओमीय परपथ, और जिनमें यह लागू नहीं होता उन्हें कहते हैं अनओमीय परपथ। ओमी परपथ के उदाहरण हो जाते हैं तांबे का तार, टंगस्टन का तार। अनोमी परपथ के उदाहरण हो जाते हैं डायोड बल्ब और ट्रायोड बल्ब। एक परिभाषा और आ जाती है इसी में, गत्यात्मक प्रतिरोध क्या होता है? गत्यात्मक प्रतिरोध होता है किसी चालक के विभव में परिवर्तन और धारा में परिवर्तन के अनुपात को कहते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध। एक प्रतिरोध और होता है, इसको बोलते हैं रैखिक प्रतिरोधक। रैखिक प्रतिरोधक कि जब विभव और धारा के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है उसे कहते हैं रैखिक प्रतिरोधक। जब विभव और धारा के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त हो तो उसे कहते हैं रैखिक प्रतिरोधक। इसके बाद एक कंडीशन और है, परिभाषा है विशिष्ट प्रतिरोध, जो भी अपन हाई स्कूल में पढ़ के आए हैं। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध की दो परिभाषा निकाल सकते हैं अपन, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आनुवन वेग से और दूसरी लंबाई और क्षेत्रफल से। तो विशिष्ट प्रतिरोध होता है विशिष्ट प्रतिरोध, इसको रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर होता है E/J। तो किसी चालक की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। अपन को पता है E बराबर होता है V/L और J बराबर होता है, अभी पढ़ के आए हैं, I/A। दोनों के मान ऐड कर दो, V/L I/A। रो बराबर हो जाएगा V/I A/L, और V/I क्या है पता है अपन को, क्या होता है? R। तो रो बराबर जी सूत्र बन गया RA/L। इससे मात्रक बनेगा ओम इंटू मीटर,
इसका दूसरा नाम होता है प्रतिरोधकता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। यहाँ से एक दूसरा सूत्र निकला, रो बराबर आर अपॉन एल। तो यहाँ से परिभाषा बना लेंगे कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक की 1 मीटर लंबाई पर 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में उत्पन्न प्रतिरोध के बराबर होता है। इसी को कहते हैं अपन विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं अपन विशिष्ट चालकता। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर होता है 1/रो। रो का मान रख देते हैं E/J। जे ऊपर आ जाएगा J/E, और जे बराबर होता है सिग्मा इंटू ई। उसको वेक्टर रूप में लिख दो तो जे बन जाता है ओम के नियम का सदिश रूप। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं विशिष्ट चालकता। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। तो किसी चालक की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं विशिष्ट चालकता। इसके बाद इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पढ़ते हैं अपन, वो है अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम। तो अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम सिद्ध करते हैं। अपन को करना है अनुगमन वेग के आधार पर क्या सिद्ध? ओम का नियम। तो इसमें वही मानेंगे कि एक तार, इसकी लंबाई क्या है? L ने माना एक तार है जिसकी लंबाई L है, क्षेत्रफल A, अनुगमन वेग VD, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? N। तो तार में प्रवाहित धारा I बराबर क्या होती है? NEAVD। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। एक तार जिसकी लंबाई L, क्षेत्रफल A, अनुगमन वेग VD और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? N। तो तार में प्रवाहित धारा तथा तार के आप क्या निकालेंगे? एक इलेक्ट्रॉन पर बल। तार के एक इलेक्ट्रॉन पर बल का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर होता है QE। Q को क्या लिखते हैं? NE इंटू ई। N कितना है? एक इलेक्ट्रॉन। तो क्या बचा? E इंटू ई। और F को क्या लिखते हैं? एक रेखा में जा रहे हैं तो F बराबर M, और E बराबर क्या होता है? V/L। तो A बराबर EV/L। तो A बराबर हो जाएगा EV/ml। जी हो गया समीकरण सेकंड। ये क्या निकला है अपना? त्वरण। अब आगे क्या लिख देंगे? इसमें थोड़ी सी भाषा लिख देंगे कि जब तार के भीतर धनायन इलेक्ट्रॉनों से टकराते हैं, मतलब धन ऋण से टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाने लगते हैं। जब तार के भीतर धनायन इलेक्ट्रॉनों से टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाने लगते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति हो, विद्युत क्षेत्र की पहले क्या हो? अनुपस्थिति, तो वेग क्या होता है? U। श्रांति काल क्या होता है? टॉ। जैसी उपस्थिति आ जाती है तो वेग हो जाता है U प्लस ए टॉ। इसी प्रकार बहुत से इलेक्ट्रॉनों के मान लेंगे, जैसे हमने मान लिया पहले का U1 प्लस ए टॉ 1, दूसरे का U2 प्लस ए टॉ 2, तीसरे का U3 प्लस ए टॉ 3, n तक मान लेंगे UN प्लस ए टॉ n। पूरा वेग क्या है? VD। सबको ऐड कर दो, सबको जोड़ दिया हमने। कहाँ तक जोड़ रहे हैं? n तक। n से भाग दे देते हैं। अब क्या करेंगे? U कॉमन ले लो, U1 प्लस U2 प्लस U3, कहाँ तक? n तक, अपॉन n। इन सब में a कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा? टॉ 1, टॉ 2, टॉ 3, कहाँ तक? टॉ n, अपॉन क्या हो जाएगा? n। अब अपन को एक लाइन पता है कि जो तार होते हैं उसमें ऊष्मीय वेग होता है 0। तो VD बराबर हो जाएगा 0 प्लस ए, इसको मान लेते हैं सिग्मा टॉ। तो VD बराबर हो जाएगा ए टॉ। किसका मान निकला? अनुगमन वेग। अब यहाँ से ए का मान रख देंगे तो VD बराबर क्या हो जाएगा? EV/ml इंटू टॉ। जिस संबंध निकला अनुगमन वेग और श्रांति काल। इसके बाद जो VD का मान है वो रख देंगे समीकरण फर्स्ट में। तो I बराबर क्या है? NEA। VD की जगह रख दो EV/ml इंटू टॉ। अपन को क्या चाहिए? R। क्रॉस गुणा कर दो, ml अपॉन NE² ए टॉ बराबर क्या हो जाएगा? V/I। ये क्या होता है? R।
अच्छा, ये फॉर्मूला होता है अनुमान वेग के आधार पर ओम का नियम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद फिर अगला चैप्टर शुरुआत करते हैं। तो अगला चैप्टर है आपका सरल परपथ, या किसी किसी बुक में ये भी लिखा होता है वैद्युत परपथ तथा किरचॉफ के नियम। तो उसी को शुरुआत करते हैं अपन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें वैद्युत सेल। तो ये होता है सेल का डायग्राम प्लस माइनस। तो विद्युत सेल क्या होता है? विद्युत सेल होती है एक ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। वो किसी भी सेल से अपन निर्बल विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं, और अगर प्रबल विद्युत धारा प्राप्त करनी है तो कई सेलों को एक साथ जोड़ा जाता है, और सेलों के संयोग को कहते हैं अपन बैटरी। मतलब बहुत सारे सेल जुड़े हैं तो उसको बोलेंगे अपन बैटरी। अब एक डायग्राम बना देंगे हम इसमें। एक यहाँ पर लगा दिया हमने, सेल लगा दिया, इसमें एक ये प्रतिरोध लगा, इसको बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी लगा देंगे। यहाँ पे एक बाह्य प्रतिरोध हो जाएगा, अमीटर A हो जाएगा, कुंजी के यहाँ पे जोड़ देंगे, इसको बोल देंगे अमीटर, कुंजी, जी हो गया कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध, जी हो गया स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध, और क्या लगा, एक सेल लगा जिसका विद्युत वाहक बल क्या है E। जब हमने एक डायग्राम दिखाया आपको, अब इसी से बहुत सी परिभाषा बनाएंगे। तो पहले क्या पढ़ा आपने? विद्युत सेल। तो विद्युत सेल है एक ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब पढ़ेंगे जो डायग्राम बना उसमें क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, इसे डिनोट करते हैं ई से। ई बराबर होता है W/Q। W जानते हैं अपन क्या है, कार, और Q क्या है, आवेश, और E क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल। तो परिभाषा हो जाएगी कि एकांक आवेश को सेल सहित, ये क्या लगा है, सेल, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परपथ में प्रवाहित करने से सेल की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परपथ में प्रवाहित करने से सेल की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ई से डिनोट करते हैं। ई बराबर क्या होगा, W/Q। मात्रा क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलम, और शॉर्ट में बोलते हैं नाम, मात्रा क्या होता है, वोल्ट। तो एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परपथ में प्रवाहित करने से सेल की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसके बाद आ जाता है टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर को प्रदर्शित करते हैं V से। V बराबर भी होता है W/Q, वही मात्रक वोल्ट। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी एकांक आवेश को, अब ये लगा टर्मिनल विभव, तो सेल सहित परपथ के किसी एक खंड में, जो परपथ है दो खंड है, एक खंड में प्रवाहित करने से, लेकिन सेल लगा होना चाहिए उसमें, एकांक आवेश को सेल सहित परपथ के किसी खंड में प्रवाहित करने से सेल की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं सेल का टर्मिनल विभवांतर। इसके बाद क्या लगा है, ये आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध क्या करता है कि सेल जिस घोल का बना है उस घोल के मार्ग में क्या डालता है, रुकावट डालता है। धारा के मार्ग में या प्रतिरोध के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसी को कहते हैं अपन आंतरिक प्रतिरोध। इसके बाद आंतरिक प्रतिरोध के बाद जब परपथ में जैसे धारा प्रवाहित हो रही है तो कुछ समय बाद विभव का मान क्या होने लगता है, धीरे धीरे घटने लगता है। तो विभव के मान में आई कमी को बोलते हैं अपन विभव पतन। इसे प्रदर्शित करते हैं V' से। सूत्र क्या होता है, V' बराबर I/R। जब किसी चालक तार में या परपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो विभव का मान धीरे धीरे घटने लगता है। तो विभव के मान में आई इस कमी को कहते हैं विभव पतन। अब ये क्या है, एक परपथ है जिसमें क्या लगा, एक सेल,
जिसका विद्युत वाहक बल क्या है E, और आंतरिक प्रतिरोध क्या है R। 20 वोल्ट की बैटरी लगी है, मतलब जिसका टर्मिनल विभव क्या है P। आंतरिक बाह्य प्रतिरोध क्या है कैपिटल R, अमीटर 1, उज्जी क्या लगी है K। जैसे ही परपथ में धारा प्रवाहित होती है तो पूरे परपथ में क्या किया जाएगा, कार्य किया जाता है। तो पूरे परपथ में किया गया कुल कार्य किससे निकलेगा, E बराबर डब्ल्यू अपन क्यू से। तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा E इंटू क्यू, और क्यू को क्या लिख सकते हैं आई टी। ये निकला अपना कुल कार्य। तथा परपथ में क्या लगा है, बाह्य प्रतिरोध क्या है R, और विभव क्या है V। तो बाह्य कार्य क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं W1। तो W1 बराबर क्या हो जाएगा V इंटू क्यू, ये हो जाएगा VIT, समीकरण सेकंड। तथा परपथ में आंतरिक प्रतिरोध R है, और जब R है, R क्या करता है, धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, और विभव पतन क्या हो जाता है V डैश। तो आंतरिक कार्य क्या हो जाएगा, इसको मान लो W2, क्या हो जाएगा V डैश इंटू क्यू, यहाँ से ये बन जाएगा V डैश बराबर W अपन क्यू। W2 बराबर क्या हो जाएगा V डैश इंटू क्यू, V डैश को लिखते हैं IR और Q को IT, इसको समीकरण थर्ड मान लेते हैं। अब एक नियम होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण के नियम से कि जो कुल कार्य है वो आंतरिक कार्य और बाह्य कार्य के योग के कैसा होता है, बराबर। इनके मान ऐड कर दो, EIT बराबर VIT प्लस आई स्क्वायर RT। IT कॉमन आ जाएगा, कहा आ जाएगा E बराबर V प्लस IR। यही फॉर्मूला होता है, परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। टर्मिनल विभव, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में क्या होता है ये संबंध। इसको और आगे भी बढ़ा सकते हैं, जैसे V बराबर क्या होता है IR, E बराबर हो जाता है IR प्लस IR, I बराबर हो जाएगा E अपन R प्लस R। ये फॉर्मूला हो गया। और भी कर सकते हैं, E माइनस V बराबर क्या लिख सकते हैं IR, E माइनस V, I को क्या लिख सकते हैं V अपन R इंटू R। V से भाग दे दो तो स्मॉल r बराबर क्या बन जाएगा कैपिटल R E अपन V माइनस के 1। एक ये फॉर्मूला बन गया। अब इसके बाद एक वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर किरचॉफ, उन्होंने विद्युत धारा के संबंध में दो नियम दिए। वो नियम क्या है, वो नियम जान लीजिए आप। पहला नियम दिया संधि का नियम, और दूसरा दिया बंद पास का नियम या बोल्टता का नियम। पहला संधि या धारा का नियम, दूसरा बंद पास का नियम। तो पहले देखते हैं अपन संधि का नियम। संधि का नियम, तो हमने एक परपथ बनाया, इसमें I1 I2 हमने दूर जा रही है धारा दिखाई, I3 I4 पास दिखा दी। तो संधि का नियम पहला क्या है, नियम बताया कि किसी भी संधि पर, मतलब जिस क्या हो गया बिंदु ओ संधि हो गया, कि किसी भी संधि पर मिलने वाली जो समस्त धाराएं हैं उन सब का बीजगणितीय योग होता है 0। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। या दूसरी तरीके से बोल सकते हैं कि जो पास आने वाली धाराएं हैं वो दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इसे को भी बोलते हैं संधि का या धाराओं का नियम, कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, या पास आने वाली धाराओं का योग दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। और यह नियम होता है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि किरचॉफ का जो पहला नियम है किस नियम पे आधारित होता है, तो ये होता है आवेश संरक्षण के नियम पे। और आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि आवेश ना उत्पन्न किया जाता है और ना नष्ट किया जाता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। दूसरा नियम क्या है, बंद पास का नियम, या इसी को बोलते हैं बोल्टता का नियम। तो इसमें एक बंद पास बना लेते हैं, सेल लगा दिया आंतरिक प्रतिरोध, एक और सेल लगा दिया आंतरिक प्रतिरोध, और एक लगा दिया बाह्य प्रतिरोध। इसको मान लिया E1, इसको E2, R2 R1, और जी क्या हो गया R3। इसमें धारा हो जाएगी I1 I2, इसकी धारा मान लेते हैं I3, किसके बराबर है I1 और I2 की। इसका नाम A B C D E F।
तो बोल्टता या बंद पास का नियम क्या है? नियम है कि किसी भी बंद पास में जो बहने वाली धारा और प्रतिरोध, इन दोनों का क्या हो गया? गुणा। किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा और प्रतिरोध के जो गुणनफल है उसका बीजगणितीय योग, सिग्मा मतलब बीजगणितीय योग, उस बंद पास में लगे समस्त विद्युत भागबल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी बंद पास में बहने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे समस्त विद्युत भागबल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह नियम होता है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है कि ऊर्जा ना उत्पन्न की जाती है ना नष्ट, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जाती है। अब इस जो डायग्राम बना है इसमें लागू कैसे करेंगे? तो एक लाइन अपन को याद रखनी है कि जब भी धाराओं की दिशा समान होगी तो अपन को घटाना है और विपरीत होती है तो जोड़ना है। तो अपन बंद पास लेंगे, जैसे हमने लिया बंद पास ए बी सी एफ ए में, ए बी सी एफ ए धाराओं की दिशा देखो समान है, तो अपन लिख देंगे I1 R1 I2 R2 बराबर E1 माइनस E2। जी हो गया समीकरण फर्स्ट, क्योंकि हम बोल ही रहे हैं कि एक ही दिशा में है तो जोड़ना है, ए घटाना है। दूसरा बंद पास क्या हो जाएगा? एफ सी डी ई एफ में, इसमें क्या है? विपरीत है, तो I3 R2 I2 R2 I3 R3 बराबर E2 प्लस 0, क्योंकि इसमें E3 है नहीं, समीकरण सेकेंड। फिर बंद पास बन जाएगा एक और बंद पास ए बी डी ई ए में, क्या हो जाएगा? I1 R1 प्लस I3 R3 बराबर E1 प्लस 0। ये समीकरण थर्ड। एक समीकरण और बनता है जो प्रथम नियम से बन जाएगा इसमें, कि जो पास आने वाली धाराओं का योग है वो दूर जाने वाली धाराओं के योग के कैसा है? बराबर है। ये होते हैं किरचॉफ के नियम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रोफेसर जो हीटस्टोन ने एक उपकरण का निर्माण किया जिसे कहते हैं हीटस्टोन सेतु, और इस उपकरण का नाम किस लिए यूज किया? किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रोफेसर हीटस्टोन ने एक उपकरण बनाया। उस उपकरण को कहते हैं हीटस्टोन ब्रिज या हीटस्टोन सेतु। तो उपकरण, पहले उपकरण बना लेते हैं। किसमें ले लेते हैं? एक समांतर चतुर्भुज, उसकी भुजाओं पर 4 प्रतिरोध लगाते हैं अपन। एक समांतर चतुर्भुज बनाए, तो हमने मान लिया ए बी सी डी, इस समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं, इसमें पी क्यू आर एस ये लगा दी हमने क्या? प्रतिरोध। अब जो बी क्या माना? जैसे बी ए डी सी, इसकी जगह ऐसा भी लिख सकते हैं ए बी सी डी, इससे आपको सहूलियत रहेगी। अब ए और सी के बीच हमने लगा दिया क्या? एक सेल, ये लग गया सेल ई, और बी और डी के बीच लगा दिया एक धारा मापी जी, इसको बोलते हैं धारा मापी, और 2 कुंजी लगा देते हैं, एक नीचे K1 और यहाँ पे लगा देते हैं एक कुंजी K2। तो इसकी रचना क्या बोलेंगे? इसमें एक समांतर चतुर्भुज जिसमें 4 प्रतिरोध लगे हैं, उसकी भुजाओं पे पी क्यू आर एस। एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी जिसमें 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस उनकी भुजाओं पर जुड़े, तथा ए और सी के बीच एक सेल लगा है, और बी और डी के बीच क्या है? एक धारामापी जी, और 2 कुंजियां हैं K1 और K2। जैसे ही कुंजी K1 दबाते हैं, अब क्या होगी? धारा प्रवाहित होगी। अब जी आई धारा ये ए पर पहुंची, कितने भाग में बट गई? 2, एक I1 और एक I2। अब जो धारा जा रही है I1 जी इसमें भी जाएगी और इसमें, और फिर धारा निकल के आ गई I। तो इसमें क्या है? 4 प्रतिरोध हैं पी क्यू आर एस, जो एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं के रूप में जुड़े हैं।
तथा ए और सी के बीच क्या लगा, एक सेल लगा। बी और डी के बीच क्या है, एक धारामापी जी है। दो कुंजियां हैं K1 और एक K2। जैसे ही कुंजी K1 दबाते हैं तो धारा प्रवाहित होती है और किस पे पहुंची, बिंदु ए पर, और दो भाग में बढ़ जाती है I1 और I2 में। अब PQRS के मान अपन इस प्रकार रखते हैं कि जैसे ही कुंजी K2 दबाते हैं तो इस धारामापी जो G लगा है इसमें क्या हो, कोई परिवर्तन ना हो। बस इतनी सी थ्योरी लिखनी है, इसके बाद इसका सूत्र निकाल देंगे। तो बंद पास बन रहे हैं, इसमें भी दो, ए बी सी और ए बी डी ए, और एक जेबीएन का बी सी डी बी। तो दोनों बंद पास ले लेंगे। पहले बंद पास लिया, बंद पास ए बी डी ए में वही लगा देंगे किरचॉफ का सेकंड नियम, किरचॉफ के सेकंड नियम से। तो क्या होते हैं, पास वाले जो एक ही दिशा में जाएंगे धारा क्या करेंगे, अपन घटाएंगे, विपरीत है तो जोड़ेंगे। तो एक ही दिशा में जा रही है तो अपन लिख देंगे क्या लगाना, आई आर बराबर ई, तो I1 P माइनस I2 R बराबर हो जाएगा E माइनस ई। तो I1 P माइनस I2 R बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो I1 P बराबर क्या हो जाएगा, I2 R। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब इसमें लगा देंगे बंद पास बी सी डी बी में क्या हो जाएगा, I1 Q माइनस I2 S बराबर, इसमें भी विद्युत भागफल क्या है दोनों के, ये ही सेल लगा है। ये हो जाएगा I1 Q I2 S बराबर 0, I1 Q बराबर I2 S। समीकरण जो हो गया सेकंड। समीकरण फर्स्ट बटे सेकंड कर देंगे अपन, तो हो जाएगा I1 P बटे I1 Q, I2 R बटे I2 S। I1 I2 कट गई, क्या निकला, P अपन Q बराबर R अपन S। इस समीकरण से मतलब जो अपना संबंध बना, इस संबंध से अपन बना सकते हैं सिद्धांत कि ह्यूस्टन सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ह्यूस्टन सेतु इस सिद्धांत पर कार्य करेगा कि किस जो समांतर चतुर्भुज लगा है उसकी दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के कैसा होता है, बराबर होता है। किसी समांतर चतुर्भुज में लगे दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। और यदि जो चारों प्रतिरोध हैं इन सब के मान कैसे हों, समान हो, एक ही कोटि के हों, तो ह्यूस्टन सेतु कैसा होता है, अधिक सुग्राही होता है। जब चारों प्रतिरोध ह्यूस्टन सेतु में लगे तो चारों प्रतिरोध हैं उन सब के मान कैसे हों, समान हो, एक ही कोटि के हों, तो ह्यूस्टन सेतु अधिक सुग्राही होता है। इस तीसरी सीरीज में सिर्फ दो ही चैप्टर हैं। अगली तीसरी सीरीज में, अगली जो चौथी सीरीज आएगी उसमें भी 2 या 3 चैप्टर आएंगे। इनको बराबर पढ़ते रहिए। आपके एग्जाम भी नज़दीक हैं, अभी हाफ ईयरली एग्जाम आ रहा है, तो उसकी वजह से आप तैयारी कीजिए। धन्यवाद।